आज पढ़ाना है आर्टिकल 32 ना। आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 देखिए क्या है। आपको इससे पहले बहुत सारा मूल अधिकार पढ़ाया गया, जैसे समता या समानता का मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक था ना। उसमें 14 में था कि कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। 15 में था कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में था नौकरी में अवसर की समानता। 17 में था अस्पृश्यता का अंत। 18 में था उपाधियों का अंत। लेकिन इतना आपको मूल अधिकार दिया गया है और इस मूल अधिकार का कोई हनन करने लगे, जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर इस मूल अधिकार का हनन होने लगे तो लास्ट में एक मूल अधिकार है, कहता है कि सुनो, अगर किसी भी प्रकार के जो भी मूल अधिकार हैं, जैसे अभी वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं, तो इसमें से जो 5 है वो कहता अगर 5 मूल अधिकारों का हनन होता है, मतलब किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत इसमें कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब है, मान लो कोई मूल अधिकार है, कभी कभार बीमार पड़ जाए, अब उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, तो दवा करने वाला कोई चाहिए ना। कहने का मतलब ये है, अगर मूल अधिकार को कोई रोकता है, कोई मूल अधिकार का हनन करता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 में लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई मूल अधिकार बीमार पड़ जाता है, उसका उपचार करेगा कौन? आर्टिकल नंबर 32। और उपचार कैसे करता है? उपचार करने का इसका तरीका है, अगर किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का हनन होगा तो डायरेक्ट आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और लेकिन ये जो आर्टिकल नंबर 32 है स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से 5 प्रकार का रिट निकाला जाएगा। तो जिस भी प्रकार का मूल अधिकार का हनन किया जाएगा, वो मूल अधिकार के हनन को होने से कौन बचा लेगा? सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा। समझ गए ना? तो आर्टिकल 32 इतना पावरफुल है कि अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन किया जाए तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? आर्टिकल नंबर 32 का। तो हम खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहीं से लाइन शुरू है। मतलब आर्टिकल 32 के रहते किसी भी मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकता। अगर हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में कहा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसी भी मूल अधिकार में कोई दिक्कत हो तो हमारे पास आओ, हम आपका क्या कर देंगे? उपचार कर देंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे B.R. अम्बेडकर का मतलब भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा कि आर्टिकल 32 जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे संविधान में। सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है तो आर्टिकल 32 है। क्यों 32 है? देखिए, मूल अधिकार इतना पावरफुल है, ठीक। मूल अधिकार में अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बोला गया है, लेकिन मूल अधिकार पावरफुल ही ना हो तो मूल अधिकार के अच्छा होने का कोई मतलब रहेगा? कोई आगे उल्लंघन कर जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो मूल अधिकार पावरफुल इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 32 खड़ा है। अगर आर्टिकल 32 खत्म हुआ तो पूरा मूल अधिकार की वैल्यू खत्म। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये जो आर्टिकल नंबर 32 है ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है ये। किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहा संविधान की आत्मा। समझ गए ना? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है? आर्टिकल नंबर 32 को, या हो सकता है आर्टिकल नंबर 32 ना दे दे, यहीं कोटेशन ही पूरा दे दे, डायरेक्ट लिख देगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या कुछ ऐसे लिख सकता है। तो भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या माना है? संविधान की आत्मा। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछे, बताइए कि संविधान की आत्मा क्या है, नाम ना दे, बस ऐसे पूछ ले, तो आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना, या पीटी नेहरू ने भी इसे माना है। पीटी नेहरू ने संविधान की आत्मा माना है प्रस्तावना को। पीटी नेहरू, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। भाई सबका अलग अलग मानना हो सकता है,
आत्मा माना है, कुंजी माना है, हृदय माना है, बहुत कुछ मान लिया है। ठीक है, तो नाम, अगर नाम दे, बस इतना याद रखना कि अगर भीमराव अम्बेडकर का नाम दे करके पूछेगा, बताइए भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे माना गया है, तो आर्टिकल नंबर 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, चाहे जो भाई है तो वही आर्टिकल 32 में ही है। लेकिन अगर आपसे केवल इतना पूछे कि बताइए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है प्रस्तावना, क्योंकि किसी का नाम देकर नहीं पूछा है। तो अधिकांश लोगों का मानना है और साथ साथ में पंडित नेहरू का भी मानना है कि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा और कुंजी है। जब हम आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना, 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था और वही आगे चल के क्या बन गया, प्रस्तावना बना था। जब इन्होंने खुद पेश किया था, इसीलिए इन्होंने कहा इसको तो हम पेश किए हुए हैं, ये क्या है, संविधान की आत्मा। तो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, आर्टिकल नंबर 32, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या है, प्रस्तावना। समझ गए कि नहीं। अब देखो, मान लीजिए आपके मूल अधिकार का हनन होता है, तो ये कैसे भाई, इसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये रक्षा करेगा। तो अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो मूल अधिकार के हनन के लिए 5 प्रकार के रिट निकाले जाते हैं। क्या निकाला जाता है, 5 प्रकार का रिट, 5 प्रकार की न्यायिक रिटें, 5 प्रकार की न्यायिक रिट। अब रिट मतलब क्या होता है, रिट का मतलब होता है विशेष अधिकार। रिट, WRIT, इसे लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, रिट वाली व्यवस्था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, आर्टिकल नंबर 32 को, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आर्टिकल 32 को। और PT नेहरू ने किसे माना है, प्रस्तावना को माना है। ये जब हमारा मूल अधिकार, हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो इसकी रक्षा कैसे की जाती है, ये 5 प्रकार का रिट निकालता है। लेकिन याद रखना कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं निकालता है, हाई कोर्ट भी निकालता है 5 प्रकार का रिट। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये दोनों रिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दोनों रिट। कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट भी निकालता है और हाई कोर्ट भी निकालता है। शुरू में ही मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत निकालता है और ये आर्टिकल 226 के तहत कितने प्रकार की रिट निकालता है, 5 प्रकार की रिट। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है 5 प्रकार की रिटें, और हमें इसे पढ़ना है पूरा कि 5 प्रकार की वो कौन कौन सी रिटें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निकालता है और हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार की रक्षा कैसे होती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिटें निकाली जाती है। अब जैसा आपका मतलब मामला रहेगा उसी हिसाब से रिट निकाली जाएगी। समझ गए कि नहीं। तो आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा। जबकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा किसने माना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कैसे करता है, 5 प्रकार की न्यायिक रिटें निकालते हैं। न्यायिक रिटों की व्यवस्था ब्रिटेन से। केवल क्या सुप्रीम कोर्ट ही 5 प्रकार की रिट निकालता है, नहीं, हाई कोर्ट भी निकालता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत निकालता है और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत निकालता है। अब आपको बताते हैं 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी। इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट करो ना। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये रिट का प्रकार है। 5 प्रकार की रिट बताए थे ना, उसमें से पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करके रख लिए हुए हैं अपने पास, ठीक है, और उसको न्यायालय में नहीं पेश कर रहे हैं, ना ही छोड़ रहे हैं, और अनावश्यक रूप से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बंदी बनाए गए व्यक्ति के परिजनों के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी किया जाएगा, ठीक है। और अगर ये रिट जारी किया जाता है तो जिसने भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है उसे छोड़ना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए, अवैध रूप से मतलब ये है कि गलत तरीके से फालतू में ही किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उसको वहीं पर रख लिया जाए और सुबह शाम उठते उठते पड़ा
लगाया जाए, आपसी मान लो दुश्मनी हो जाए कुछ, या कुछ लोग पैसा वैसा खिला दे कि इनको पकड़ के लिए जाओ, कल 10 दिन जेल में बंद किए रहो, तो ऐसी स्थिति में निकलवाया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए फालतू में, समझ गए कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है और उसे पुलिस को, देखो नियम तो ये है, आपको आर्टिकल नंबर 22 में हम आप बताए थे ना, जब गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है, एक तो जब कोई आप अपराध कर देते हैं उसके बाद की गिरफ्तारी, एक अपराध करने वाले होते हैं तब की गिरफ्तारी। मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, भाई उसका भी प्रक्रिया होता है, FIR दर्ज होता है, वारंट इशू किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे नज़दीकी न्यायालय में पेश करना पड़ता है कि नहीं, और हाँ, यहाँ पर आने जाने और छुट्टी का समय छोड़ दिया जाता है। तो किसी भी पुलिस वाले के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसे बंदी बना के अपने पास रख ले। अगर उसने कुछ गलत किया हुआ है तो उसे क्या करना है, उसे न्यायालय में पेश करना है। अगर न्यायालय में पेश न किया जाए तो उसके लिए निकलवाया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट। समझ गए कि नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट कब निकलवाया जाता है, किसी को जब अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए, अवैध रूप से गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके उसे छोड़ा भी ना जाए, उसको बंद करके रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में जिसे बंदी बनाया गया है उसके परिजनों के, बंदी बनाए गए, बस इसको सुन लो, बंदी बनाए गए व्यक्ति के परिजनों के आग्रह पर निकाला जाता है कौन सा रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कहीं से भी निकाला जा सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट आप समझ गए होंगे। कभी कभी पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना। जिसको गिरफ्तार कर लिए हो, न्यायालय कहता है उसको सशरीर लाके हमारे सामने पेश करो, और अगर मान लो नहीं तब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट निकलवा दिया गया और तब भी कोई ना छोड़े पुलिस वाला, तो ऐसी स्थिति में फिर जान लो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जिसने गिरफ्तार किया हो तो सस्पेंड होगा ही, जहाँ गिरफ्तार किया पूरा थाना ही सस्पेंड हो जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो अगर किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कौन सा रिट निकलवाया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट। अब बताए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी निकलवाया जा सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट अगर निकलवा दिया गया है तो जिसने भी गिरफ्तार किया है उसे न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अगर नहीं पेश की तो सस्पेंड हो जाएंगे, वो तो क्या थाना भी सस्पेंड हो सकता है। समझ गए ना, ये इतना पावरफुल होता है। इसके ऊपर बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई है, साउथ की ज़्यादा ही बनी हुई है, एक आध दिन हम आपको बताएंगे कुछ। तो सशरीर प्रस्तुत करना, इसका अर्थ क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना, ये इसका अर्थ है। ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बाध। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बाध। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बाध क्यों कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों के लिए होता है, आदमी की एक आदमी के लिए। किसी को भी गिरफ्तार किया जाए उसी के लिए, यह नहीं कि किसी खास के लिए या पूरे समुदाय के लिए। अगर किसी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट निकलवाया जा सकता है। अब आपको पता है यहाँ पर व्यवस्था कि किसी को अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने से पहले उसके नाम FIR होगा, फिर वारंट जारी होगा, वारंट, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद क्या करना है, 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करना है, नज़दीकी न्यायालय में। 24 घंटे में या 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, वो भी नज़दीकी न्यायालय जहाँ पर है, बस आने जाने का समय छोड़ा जाता है। और अगर केवल गिरफ्तार करके रख ली अपने पास ही तो कौन सा रिट निकलवाया जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकलवा दिया जाएगा तो पक्का है छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो जान रहे हो कितना पावरफुल है ये। समझ गए कि नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ गए होंगे, और इसका स्पेशली आपको इसका मीनिंग याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना। समझ गए ना। दूसरा बताएं, दूसरा है परमादेश। परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है
देखो ये बना हुआ है परम प्लस आदेश से ना, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, भाई सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया है जनता की सेवा करने के लिए, तो आप जनता की सेवा कीजिए। अब जो ऐसा कोई कर्मचारी जो जनता की सेवा नहीं कर रहा है, बस जनता को परेशान किए जा रहा है, परेशान किए जा रहा है, और कोई पढ़ा लिखा आदमी मिल गया कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो ये रिट निकलवा सकता है परमादेश का। और परमादेश का रिट निकलवाया जाता है ऐसी स्थिति में जब कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए बैंक में कोई है, जैसे अपने यहाँ थी ना एक, बैंक में कोई है और वो जनता का काम करने के अलावा हर चीज़ कर रही, जनता का काम नहीं कर रही, तो ऐसी स्थिति में निकलवाया जा सकता है कौन सा रिट परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो जब कोई सरकारी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का, भाई हमारा काम पढ़ाना है, तो अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, जैसे हम आए एक दिन आपसे बतियाए, मान लो आपको एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन आए हो सकता है दूसरे दिन थोड़ा सा अच्छा लगे, फिर तीसरे दिन कहोगे ना आप सर पढ़ाइए, और हम फिर भी ना पढ़ाना चाहें, अगले दिन आए फिर बतियाते रहें, तो आप लोग फिर हमारे खिलाफ रिट निकलवाएंगे कि नहीं परमादेश वाला, कि ऐसा है सर आते हैं पढ़ाते नहीं बतियाते हैं, ऐसा कहेंगे कि नहीं। यही है परमादेश। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में निकलवाया जाता है परमादेश। क्या निकलवाया जाता है? परमादेश। और परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो जब परमादेश निकलवाया जाएगा तो कोर्ट के द्वारा ये निकल के आता है और फिर उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। भाई सरकार ने आपको नौकर बना के भेजा है, राजा बना के नहीं भेजा है, जनता का काम कीजिए। तो कोर्ट कौन सा रिट निकालेगी? परमादेश का। वो कहेगी हम आदेश दे रहे हैं, काम करो अपना, नहीं तो जान लो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? परमादेश का रिट कब निकलवाया जाता है? जब कोई अपना काम नहीं कर रहा है तब उसको आदेश देने के लिए, बस ऐसे समझो। परमादेश का रिट कब निकलवाया जाता है? जब कोई सरकारी व्यक्ति मतलब सरकारी कर्मचारी, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में निकलवाया जाता है परमादेश। ठीक है, इसको लिख लीजिए। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, ऐसी स्थिति में निकलवाया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों निकलवाया जाता है? जब किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार करने के बाद उसको अपने पास ही रख लिया जाए, कोर्ट में पेश ही ना किया जाए, तो ऐसी स्थिति में निकलवाया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, कि जिसको गिरफ्तार किया गया है कोर्ट कहती है उसको मेरे सामने ला के प्रस्तुत करो। उसके बाद मैंने आपको बताया परमादेश। परमादेश क्या होता है? जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय परमादेश का रिट निकालती है, और परमादेश का रिट निकालने के बाद उसे कहती है कि हम तुम्हें आदेश देते हैं, जो तुम्हारा काम है उसे करो। समझ गए कि नहीं? ये सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ही निकलवाया जा सकता है। ये नहीं कि कोई मजदूर है उसके खिलाफ कहो सुप्रीम कोर्ट से तुम्हारे खिलाफ निकलवा देंगे परमादेश, ऐसा नहीं हो सकता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ। समझ गए ना? दो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ गए होंगे, परमादेश समझ गए होंगे। अगला बताते हैं, इरेज करें। तीसरा देखिए, देखिए तीसरा नंबर तीसरा नंबर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा क्या है समझिए। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा प्रोफेशन प्राप्त कर लेता है, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी नौकरी प्राप्त कर लेता है जिसके वो लायक नहीं है, लेकिन वो प्राप्त कर लिया है अवैध तरीके से, गलत तरीके से, तो ऐसी स्थिति में निकलवाया जाता है अधिकार परीक्षा। और पूछा जाता है कि बताओ भाई आप किस अधिकार से इस नौकरी को ग्रहण किए। जैसे मान लो किसी का हाथ टूटा हुआ है एकदम, और बंदूक चलाता है तो हाथ में पसीना आता है, दुनिया भर की दिक्कतें हैं, लेकिन अवैध तरीके से वो नौकरी प्राप्त कर लिया हुआ है, और बाद में पता चले कि इसने गलत तरीके से नौकरी प्राप्त किया हुआ है,
तब उसके खिलाफ निकलवाया जाता है अधिकार परीक्षा। मतलब अगर कोई अवैध रूप से किसी नौकरी को प्राप्त कर लेता है तो पता लगाने के लिए बताओ किस अधिकार से निकलवाए। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नकल वकल करवा के टीचिंग भाई बड़ा प्रवक्ता बन जाता है और आता जाता कुछ नहीं, बाद में पता चला कि ये धांधली करके पाया हुआ है नौकरी, और उसके खिलाफ निकलवा दिया गया अधिकार परीक्षा। क्या निकलवा दिया गया? अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा जब निकलवाया जाएगा तो उसकी जांच की जाएगी, इसने जो नौकरी प्राप्त की है ये सही तरीके से है कि गलत तरीके से, या ऐसे बस जिसने भी गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की है उसकी जांच के लिए निकलवाया जाता है अधिकार परीक्षा। और पूछा जाता है बताओ किस अधिकार से आपने इसे निकलवाया है, मतलब इस नौकरी को किस अधिकार से प्राप्त किया है। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का अर्थ किस अधिकार से, जिस भी नौकरी को पाए रहेंगे उसकी जांच के लिए किस अधिकार से। ये कब निकलवाया जाता है? जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई नौकरी प्राप्त कर ले, समझ गया कि नहीं? कोई का मतलब सरकारी से, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई नौकरी प्राप्त कर लेता है जिसके वो योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निकलवाया जाता है अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। पूछा जाएगा कि बताओ किस अधिकार से नौकरी प्राप्त की हो, दिखाओ डिग्री विग्री अपना सब कुछ, तो पता चलेगा ये तो घूस देकर पास हुआ था, जुगाड़ लगा कर पास हुआ था, फिर नौकरी भी गई, पैसा भी भरो। समझ गए कि नहीं? तो अधिकार परीक्षा का रेट कब निकलवाया जाता है? जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से नौकरी प्राप्त कर लेता है तो। और परमादेश कब निकलवाया जाता है? जब कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन न करे और अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, छोड़ा ही ना जाए, तो कौन सा रेट निकलवाया जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आपको लाइन से याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण तब निकलवाया जाता है जब किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जब कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे तो उसे परम आदेश दिया जाता है, परमादेश, ठीक है। और अधिकार परीक्षा जब कोई नौकरी प्राप्त कर ले जिसके योग्य नहीं है, गलत तरीके से अवैध तरीके से नौकरी प्राप्त कर लिया है, तो उस नौकरी की जांच के लिए, समझे, उस नौकरी की जांच के लिए निकलवाया जाता है अधिकार परीक्षा। और इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। पूछा जाएगा कि किस अधिकार से नौकरी प्राप्त की है। समझ गए कि नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ही तो निकालेगी। अगला देखिए, चौथा प्रतिषेध। प्रतिषेध और पांचवा है पहले प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? निषेध शब्द सुने होंगे आप लोग। निषेध का मतलब होता है मना करना, तो प्रतिषेध का मतलब भी होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। देखो जितना आपने अभी तक पढ़ा, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा आपने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद आपने पढ़ा परमादेश, उसके बाद आपने पढ़ा अधिकार परीक्षा, ये तीन पढ़ा। और ये तीन किसी व्यक्ति के खिलाफ निकाला जाता था। जैसे कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार कर ले, अब पुलिस वाला तो आदमी ही होगा कि जानवर होगा? आदमी होगा। परमादेश तब निकलवाया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तब किसी कुत्ता बिल्ली को तो सरकारी नौकरी दी नहीं जाएगी, है ना। अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से नौकरी प्राप्त कर लिया है उसकी जांच के लिए निकलवाया। तो ये तीनों जो है ना, ये किसी व्यक्ति के लिए निकलवाया जाता है, ठीक है। जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये निकलवाया जाता है न्यायालय के खिलाफ। जैसे मान लीजिए कोई निम्न न्यायालय है, निम्न न्यायालय का मतलब छोटा न्यायालय, निम्न न्यायालय, कोई निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा हो, क्षेत्राधिकार, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय,
अब निम्न न्यायालय और उच्च न्यायालय का मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हाई कोर्ट निम्न न्यायालय है और हाई कोर्ट की नज़र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निम्न न्यायालय है। समझ गए कि नहीं? तो जब कोई निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा है तो जो उच्च न्यायालय होता है उसको कहता है कि संभल के रहो, यहाँ से हमारा इलाका है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, इसमें दखल अंदाजी मत करो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के द्वारा ये रेट निकाला जाता है। समझे कि नहीं? चलिए ठीक है भाई। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अगर भूल जाएं तो याद कर लीजिएगा निषेध, निषेध मतलब भी होता है रोकना। जब कोई निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध नामक रिट निकलवाया जाता है और उस कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार में रहिए। लिखो इसको, जब निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा हो, अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा हो तो उच्च न्यायालय द्वारा यह रिट निकाला जाता है, यह रिट निकाला जाता है। समझ गए कि नहीं? अगर कोई निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में निकलवाया जाता है प्रतिषेध और कहा जाता है रुक जाओ, क्योंकि प्रतिषेध का मतलब ही क्या होता है? रोकना। समझ गए ना? उसके बाद लास्ट वाला बचता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या? उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचित करना, सूचित करना। उत्प्रेषण का मतलब सूचित करना। जब निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर दिया हो, कर रहा हो नहीं, कर दिया हो, कोई फैसला, जैसे मान लीजिए वो जाना है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर फैसला दे दिया हाई कोर्ट ने, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट देखेगा, कहेगा ये क्या मतलब है, ये हमारा वाला मामला था, आपने इस पर फैसला क्यों दिया? कहेगा तुम्हारा वाला फैसला लाओ। उनका फैसला पकड़ के फाड़ फूट के फेंक देंगे और उनको सूचित कर देंगे कि आपने जो फैसला दिया था वो गड़बड़, वो हमारे क्षेत्राधिकार का है। तो यहाँ पर क्या बोला? देखो, प्रतिषेध में अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा होता, किया नहीं है, कर रहा होता है, और उत्प्रेषण में क्या कर दिया हो। ठीक, अपने क्षेत्राधिकार के, निम्न न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य कर दिया हो। निम्न न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर फैसला दे दिया हो। फैसला दे दिया भाई, फैसला ही तो देते हैं ना कोर्ट। तो इस फैसले को रद्द करने के लिए, उस फैसले को रद्द करने के लिए निकाला जाता है। समझ गया ना? तो 5 रिट हो गया: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये तीनों निकाला जाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण निकाला जाता है कोर्ट के खिलाफ। कोर्ट ही दूसरे कोर्ट के खिलाफ निकालती है कि आप हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपका क्षेत्राधिकार बाहर है, उधर ही रहिए। समझ गए कि नहीं? तो रिट हम आपको 5 पढ़ा दिए, नोट कर लें जल्दी से, फिर आगे बता दें आपको। ऊपर वाला तो लिख ही लिए होंगे, एक बार यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं और आपको देखना है। ठीक है, 5 रिट यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश। और तीसरा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। और चौथा प्रतिरोध नहीं, प्रतिषेध। सब इंटर पढ़ आए हैं ना, तभी प्रतिरोध बता रहे हैं। और 5वां उत्प्रेषण। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट हैं आपके।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अब देखो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, बोलो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना, अर्थ पूछ रहे हैं, सशरीर प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। और परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। और अधिकार परीक्षा मतलब किसी अधिकार से, किस अधिकार से, कि किस अधिकार से नौकरी प्राप्त किए हो। और प्रतिषेध का मतलब रोकना। और उत्प्रेषण मतलब सूचित करना। समझ गए ना। अब आपसे पूछते हैं इन सब को क्यों निकाला जाता है, बताइए। अधिकार परीक्षा कब निकाला जाता है, जब पुलिस किसी को जब कोई अवैध अवैध तरीके से रूप से गिरफ्तार नौकरी करता प्राप्त है। करे। हमसे पूछे अधिकार परीक्षा जब कोई अवैध रूप से कोई नौकरी प्राप्त कर ले जिसके योग्य वो नहीं है, ऐसी स्थिति में निकाला पूछा जाता है कि किस अधिकार से नौकरी प्राप्त किए हो। समझे। बताओ बंदी प्रत्यक्षीकरण कब निकाला जाता है, किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर दिया जाए, छोड़े ना जाए, उसको ससुराल में बैठा के रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में निकाला जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उत्प्रेषण कब निकाला जाता है, जब निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर फैसला दे दिया हो, उसको सूचित करने के लिए तुम्हारा फैसला फाड़ ओढ़ रहे हैं। समझ गए कि नहीं। और प्रतिषेध कब निकाला जाता है, क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही, जब निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा है। समझ गए ना। और परमादेश कब निकाला जाता है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे। बस आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है और क्यों निकाला जाता है। समझ गए ना। इसमें से दो हैं जो कोर्ट के लिए निकाले जाते हैं, ये लास्ट के दो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये कोर्ट के लिए निकाला जाता है। और ये तीनों किसी न किसी व्यक्ति के लिए। और ये व्यक्ति ऐसे वैसे नहीं कि किसी भी चलंतु आदमी के लिए, सरकारी नौकरी जो कर रहा है उनके खिलाफ। ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसका आपको मीनिंग मतलब अर्थ पता होना चाहिए। और साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए इसे क्यों निकाला जाता है। इसको कल पूछेंगे आपसे। ठीक है।